नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम स्टार्ट करने वाले हैं सोइल साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसके अंदर हम सोइल साइंस के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज इसका पार्ट नंबर पहला है। ऐसे इसको पार्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चन के 500 जो सोइल साइंस के, ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट के मैं टॉप 500 की सीरीज यहाँ पर अपलोड करूँगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोइल साइंस की जो है यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस चलती है रेगुलरली, वो तो लाइव सेशन जो 5 बजे से 6 बजे तक हमारा चलता है वो तो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अलग से रिकॉर्डेड वीडियो जो टॉप 500 के MCQ जैसे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ब्रीडिंग सबके आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोइल साइंस का पार्ट फर्स्ट है, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप AF हो, NSC हो, CWC हो, जिस एग्जाम में सोइल साइंस आएगी, REO हो, सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बिल्कुल बेसिक शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस लेंगे हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे और एंड तक उस टॉपिक के पूरे सब्जेक्ट को कवर करते चलेंगे टॉप 500 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अभी छत्तीसगढ़ में REO की वैकेंसीज आई है, अगर वहाँ के स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, तो इन नंबरों पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो इसको है ना अभ्यास एग्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर डेली सुबह 7 बजे MCQ सीरीज आपको मिलेगी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर सोल्व करने के लिए मिलते हैं डेली सुबह 7 बजे। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी अभ्यास एग्री एकेडमी को फॉलो करिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, वहाँ का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो ये कोर्स ले सकते हैं 999 के अंदर, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF, सारी चीज़ें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। और हमने एक खास बात स्टार्ट कर दी कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज के अंदर 5 तारीख से 5 अक्टूबर से इसमें, ठीक है ना, आपको एक टारगेट जो है 5 अक्टूबर से लेके इसमें आपको एक तारीख को हर टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट होंगे। 5 तारीख से इसके अंदर क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट होना चालू करेंगे हम कि 5 तारीख को जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते चलना है और टेस्ट होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करें अब। तो पहला प्रश्न ये है, द ब्रांच ऑफ सोइल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोइल इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ इट इज कॉल्ड। देखो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है, देखो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं। भाई जो सोइल है, ठीक है ना, हमारी ये सोइल है, इस सोइल का, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, प्लांट की ग्रोथ। तो मतलब सोइल के अंदर किस प्रॉपर्टी का पड़ेगा, सोइल के अंदर न्यूट्रिशंस का। भाई सोइल के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, या सुनो कि सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। सोइल में कैसे मिनरल्स हैं, क्या है, उसका pH क्या है, सारी चीज़ का इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ पर पड़ता है। तो उस साइंस को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, याद रखना दोस्तों, एडाफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, एडाफोलॉजी कहते हैं। क्लियर। अगर याद रखना किसका, तो सोइल का प्लांट की ग्रोथ पर। अब सोइल का कौन सा प्रभाव, सोइल के जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, बाई बल्क डेंसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टी है जैसे pH है, CEC कैटायन एक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी है, रेडॉक्स पोटेंशियल है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का प्लांट की ग्रोथ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्लांट की ग्रोथ अच्छी, कम, ज़्यादा जो सी भी होती है वो सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो उसी का अगर प्लांट पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम याद रखना एडाफोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एडाफोलॉजी सोइल साइंस एक नेचुरल हैबिटेट होता है। सोइल साइंस क्या है, याद रखें, सोइल साइंस इज नेचुरल हैबिटेट। ओके, क्या है, नेचुरल हैबिटेट। मृदा विज्ञान जो है सोइल, सॉरी है ना, सोइल इज द नेचुरल हैबिटेट, सोइल इज नेचुरल हैबिटेट। ओके, क्या है, सोइल जो है नेचुरल हैबिटेट। मृदा एक प्राकृतिक आवास होती है, मृदा एक प्राकृतिक आवास है, मृदा एक प्राकृतिक आवास है, याद रखें, मृदा क्या है, तो आंसर प्राकृतिक आवास है अकॉर्डिंग टू एडाफोलॉजी। अगला प्रश्न देखो, द ब्रांच ऑफ सोइल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोइल ओरिजिन, सोइल क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन इज नोन एज। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुण, वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं।
हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि सोइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, किस चट्टान से बनी है, उसका वर्गीकरण कैसे है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, एलुवियल सोइल है, उसका डिस्क्रिप्शन है क्या उसकी, है ना, सारी चीज़ें। तो इस सब चीज़ की स्टडी करना किस में करते हैं, देखो इसकी स्टडी करते हैं हम पीडोलॉजी के अंदर। जनरली याद रखना जो भाई है ना इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, तो इनको रोड्स बनाना है, हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो वो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी पड़ने के बाद मिट्टी में क्रैक्स आएंगी, दरारें आएंगी, फूलेगी, है, बारिश के बाद चट्टान है, भाई ये पुल बना रहे हैं, यहाँ पर हम बीम खड़ा करेंगे, वो धंस तो नहीं जाएगा। वो सारी चीज़ का जो सिविल इंजीनियर्स होता है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, सोइल की। तो सोइल का ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन। तो अकॉर्डिंग टू पीडोलॉजी जो है सोइल क्या होती है, याद रखें, सोइल इज नेचुरल बॉडी। याद रखेंगे सोइल क्या होती है, नेचुरल बॉडी होती है। अकॉर्डिंग टू पीडोलॉजी क्या है, तो सोइल एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है ना, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। याद रखना मृदा क्या है, तो आंसर प्राकृतिक पिंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल थ्रू ऑल इट्स होरिजन एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट मटेरियल एंड द इंडिविजुअल लेयर्स आर रिगार्डेड एज द यूनिट ऑफ होरिजन। भाई सोइल का जो है ना वर्टिकल सेक्शन, ये जिसमें अलग अलग जो होरिजन्स होते हैं, जैसे ओ होरिजन है, ए होरिजन है, बी होरिजन है, सी होरिजन है, जैसे अलग अलग होरिजन, इंडिविजुअल लेयर को होरिजन कहते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस वर्टिकल सेक्शन को हम बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। इसे क्या बोलते हैं, याद रखना दोस्त, इसे कहते हैं हम सोइल प्रोफाइल, जिसमें ए प्लस बी जो होता है, ठीक है, ये तो अपना सोइल प्रोफाइल हो गया। ए प्लस बी को क्या बोलते हैं, सोलम कहते हैं ना, ए प्लस बी ओरिजिन को क्या बोलते हैं हम, सोलम कहते हैं। यहाँ पर जो ए प्लस बी है इसे क्या बोलेंगे हम, सोलम कहेंगे। और ये प्लस बी जो है, ए प्लस बी, ये जो पूरा है ये रेगोलिथ कहलाता है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को रेगोलिथ कहते हैं, सोलम, ए प्लस बी को सोलम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, ए प्लस बी ओरिजिन को क्या कहते हैं, हम सोलम कहते हैं। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिखा है पैडोन। पैडोन का मतलब ये होता है पैड्स या पैडोन, ठीक है ना। तो पैड्स होते कि नहीं, नेचुरल सोइल एग्रीगेट्स को हम पैड्स कहते हैं। तो उनका ग्रुप जो है पैडोन, ठीक है ना। पैड क्या होता है, पैडोन या पैड जो है प्राकृतिक जो है नेचुरल सोइल एग्रीगेट जो होते हैं, नेचुरल सोइल एग्रीगेट्स, उसे क्या बोलते हैं, याद रखना, उसे हम कहते हैं पैड्स, और उनके ग्रुप को पैडोन। तो याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चले। विच मिनरल परसेंट है हाईएस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। देखो अर्थ क्रस्ट में भूपर्पटी में किस खनिज पदार्थ का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, भूपर्पटी में किस खनिज पदार्थ का, देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, सिलिकॉन, ठीक है ना, लगभग 27%। अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखोगे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलिकॉन आंसर है। ये देखो अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो मिलेगा आपको ऑक्सीजन, है ना, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन है। ये देखो 40%, 40.6%। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो वह हमारा सिलिकॉन, ये देखो सिलिकॉन 27%। फिर तीसरे नंबर पर आप देखिए एल्यूमिनियम, फिर आयरन है, आयरन के बाद फिर कैल्शियम है। तो आपको इसी लाइन में याद रखना है ना, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। आयरन 5% है, कैल्शियम 3.6 है, सोडियम 2.8% है, पोटेशियम 2.6 है, मैग्नीशियम 2.1 है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा होता है सिलिकॉन, फिर इसके बाद है ना सबसे ज़्यादा ये हो गया, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तो अपना ऑक्सीजन है। लेकिन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन ऑप्शन में था नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, तो सिलिकॉन आंसर लगाएंगे। चलिए अगला देखो, आयतन के दृष्टिकोण से मृदा में खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ का क्रमशः कितना कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, खनिज पदार्थ तथा आयतन की दृष्टि से ना, आयतन की दृष्टि से कितना कितना होगा। तो देखो खनिज पदार्थ पूछे मिनरल तो 45%, ऑर्गेनिक मैटर जो है 5%। अभी एक एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश में एक एग्ज़ाम हुआ था ATM BTM करके, उसमें एक प्रश्न पूछा था क्या कि सॉलिड का, देखो ये दोनों भाई सॉलिड हाँ है ना, ये जो 50% है ये सॉलिड पोर्शन बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है, सॉलिड पोर्शन, ओके। और 50% बचा जो भाग है, 50% भाग ये है, ये हमारा क्या है, पोर स्पेस है, ये क्या है, पोर स्पेस, क्लियर। अब उस एग्जाम में देखो क्या प्रश्न आया था एग्जाम में, लाइनिंग समझना कि मिनरल मैटर जो होता है, मिनरल मैटर इसके अंदर कि सॉलिड का कितना प्रतिशत है। तो बहुत सारे बच्चे ने 45 आंसर लगा दी, गलत हो गया। क्वेश्चन क्या था कि सॉलिड का मिनरल 90% होगा, हाँ या ना, क्या सॉलिड पोर्शन का पूछा है, टोटल का नहीं पूछा, ठीक है भाई, टोटल का तो 45% है, लेकिन ये पूछा सॉलिड के अंदर अगर उसका प्रतिशत, तो ये 90% होगा। फिर मिनरल, यहाँ पर 10% ऑर्गेनिक मैटर, है या ना, ये अपने आप में इसको सोमानेंगे हम फिर 50 को, तो ये कितना हो जाएगा 45 का डबल 90। तो क्वेश्चन की लाइनिंग ध्यान से पढ़ना है,
क्या पूछा जा रहा है, टोटल का पूछ रहा है या सॉलिड पोर्शन का ही पूछ रहा है। तो सॉलिड पोर्शन का तो ये फिर है ना कितना हो जाएगा 90%। देखो जलज एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स क्या है। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ द जैसे ग्रेनाइट है, डायोराइट है, सेल है, बेसाल्ट, तो ये एग्जाम्पल सेल। बाकी ये हमारे तीनों, ये वाला और ये क्या है, तो आंसर है इग्नियस रॉक्स। क्या है, तो आंसर इग्नियस चट्टान होती है, इग्नियस रॉक्स है। अगला एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है। देखो मेटामॉर्फिक चट्टान क्या लाइमस्टोन है, सेलेट है, ग्रेनाइट है, नहीं, कौन है, मार्बल, ठीक है, संगमरमर होती है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच टाइप ऑफ द वेदरिंग्स इन रॉक्स, है ना, वेदरिंग जो होती है चट्टानों में किस प्रकार की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल, तीनों होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, तीनों प्रकार की वेदरिंग होती है। अगला है विच इज द पैसिव फैक्टर, सॉइल फॉर्मेशन का पैसिव फैक्टर कौन होता है। अगर आप सॉइल फॉर्मेशन की इक्वेशन देखेंगे एस बराबर सॉइल फॉर्मेशन जो है, ठीक है ना, सॉइल फॉर्मेशन CLROPT ये होती है। तो इसमें पूछ रहा है पैसिव फैक्टर कौन सा है ना, पैसिव फैक्टर। तो याद रखेंगे पैसिव फैक्टर कौन है यहाँ पर, पैसिव फैक्टर ही होता है कौन, पेरेंट मटेरियल, ठीक है ना, क्लियर। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, पैसिव फैक्टर। ये जो पी है ना, पी मतलब पेरेंट मटेरियल, याद रखेंगे पेरेंट मटेरियल क्या होता है, पैसिव फैक्टर। ओके, CL का मतलब यहाँ पर होता है क्लाइमेट, ओके, क्लाइमेट है। R का मतलब होता है रिलीफ एंड टोपोग्राफी, तो रिलीफ एंड टोपोग्राफी, ओके, ये है। इसका O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर, ये, और टाइम, ये टाइम है, ओके, ये। तो यहाँ पर देखो ये जो है अपना क्लाइमेट और ये वाला जो फैक्टर ना, ये दोनों बायोस्फीयर भी इसको कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर की जगह इसको याद रखना बायोस्फीयर, इसको हम ऑर्गेनिज्म को बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये दोनों एक्टिव फैक्टर है ना, ये दोनों एक्टिव फैक्टर हैं। और जो है ना रिलीफ एंड टोपोग्राफी, ये दोनों याद रखना पैसिव फैक्टर है। कैसे, निष्क्रिय कारक, ये दोनों पैसिव फैक्टर है। और टाइम हमारा न्यूट्रल फैक्टर है। ये कैसा है, तो आंसर है न्यूट्रल फैक्टर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कोर्स, देखो कोर्स सैंड पार्टिकल साइज कितना होता है, 2 से लेकर 0.2 होता है। ये तो डायरेक्ट याद करना है आपको, ठीक है ना। अगला आपको सिल्ट का साइज, ये डायरेक्ट याद करना है, 0.0T से लेकर 0.002 mm होता है। देन इसके बाद साइज ऑफ द क्ले, तो लेस देन कितना होगा, लेस देन 0.002 mm से। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही सरल है, ठीक है ना। कोर्स सैंड अगर आपसे पूछता है, कोर्स सैंड, ओके, कोर्स सैंड, तो देखो याद करने का तरीका क्या है, कोर्स सैंड तो यह 2 से लेकर याद रखना 0.2 mm, ओके। तो इस वाले को यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो अगला देखो फाइन सैंड है, क्या है, फाइन सैंड, तो ये यहाँ आ गया 0.2। अब आपको एक बंदी है ना, एक पॉइंट के बाद लगाना है, मतलब जो पॉइंट यहाँ लगाता ना ऐसे 0.2, तो इसके आगे 0 लगाते चलना है। फिर यहाँ आ गया तो आ जाएगा सिल्ट, तो 0.02 से लेकर फिर 0.002 हो गया, ठीक है। फिर आ गया क्ले, तो क्ले में तो ये आ गया लेस देन 0.002 mm। अगला है द एवरेज बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल। एवरेज बल्क डेंसिटी कितनी होती है सोइल की, एवरेज बल्क डेंसिटी। तो एवरेज बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल कितनी होती है, 1 याद रखना किसका पूछ रहा है, बल्क डेंसिटी के बारे में। तो बल्क डेंसिटी कितनी होती है, 1.33 ग्राम होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्क डेंसिटी, एग्जाम में पूछते। देखो बल्क डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बल्क डेंसिटी के लिए बल्क डेंसिटी, ओके। तो ऊपर क्या आता है, मास, ठीक है ना, वेट ऑफ सोइल, हाँ है ना, वेट ऑफ सोइल। नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सोइल। अब यहाँ पर दोनों का है ना, दोनों का वॉल्यूम होता है, किसका, सॉलिड पोर्शन का भी लेते हैं प्लस पोर स्पेस, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर, पोर स्पेस दोनों का वॉल्यूम याद रखना आप, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो 1.33 आंसर है। द रिलेटिव पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सोइल, देखो पार्टिकल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर cc, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सॉलिड का लेते हैं। पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी कहते हैं, याद रखना, ट्रू या रियल डेंसिटी इसको कहते हैं, रियल डेंसिटी इसको कहा जाता है, ट्रू डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी निकालते समय आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वेट ऑफ सोइल, ठीक है, नीचे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम लेना है आपको, वॉल्यूम जो लेना है सिर्फ ठोस भाग का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरोन। तो बोरोन का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा मिनरल है, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बोरोन का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर द मेन सोर्स ऑफ बोरॉन इज। तो बोरॉन का मेन सोर्स याद रखना क्या है, टर्मलिन है। पायरुलोसाइड जो है, ठीक है ना, ये किसका है, Mn का इंपॉर्टेंट सोर्स है। हेमाटाइट एक आयरन का होता है। अगला प्रश्न, मोस्ट डोमिनेटेड मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। देखो भाई, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन होता है, ठीक है ना, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मुख्यतः कौन सा खनिज होता है। तो क्या फेल्सपार होता है, क्या है ना, एम्फीबोलस, क्वार्ट्ज या माइका। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, फेल्सपार। भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आंसर है कौन सा होता है, फेल्सपार। कितना होता है, 48% होता है। क्वार्ट्ज जो होता है 36% होता है, और माइका हमारा 10% होता है, ठीक है। बट क्वार्ट्ज इज द मोस्ट डोमिनेटेड होता है, डोमिनेंट होता है ना रेजिस्टेंट के लिए। द एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अभी हमने बात की थी सॉइल फॉर्मेशन का एक्टिव फैक्टर कौन सा होता है। सॉइल फॉर्मेशन का जो एक्टिव फैक्टर होता है, ठीक है, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर आएगा ये। अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन लिखी थी इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एपेटाइट इज द मिनरल कंस्टिट्यूएंट द प्लांट न्यूट्रिएंट। बताओ एपेटाइट किसका सोर्स है, कौन से पादप, तो फॉस्फोरस। एपेटाइट से हमको कौन सा पादप मिनरल मिलता है, तो आंसर है फॉस्फोरस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से समझना, क्या है क्वेश्चन नंबर 20। द कूलिंग ऑफ लावा टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फेयरली रैपिडली एंड सॉलिडिफाइड मटेरियल। मतलब जो लावा है ना, लावा ऐसे लावा यहाँ से निकला, ठीक है, और यहीं पृथ्वी की सतह पर ठंडे होकर चट्टान बनाता है। यहीं पर लावा जो है अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होता है, और यहीं पर क्या होता है, सोलिडिफाई होकर रॉक्स का फॉर्मेशन कहते हैं। उस प्रकार की चट्टानों को हम बैल्कोनिक चट्टानें कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक प्रकार से भाई बेसाल्ट है, इसका एग्जांपल क्या है, तो आंसर है बेसाल्ट है, ठीक है। जबकि प्लूटोनिक क्या होती है, इनसाइड द अर्थ। याद रखना प्लूटोनिक जो ठंडी होती है ना पृथ्वी के अंदर, इनसाइड अर्थ। प्लूटोनिक चट्टानें पृथ्वी के नीचे ठंडी होती है, और वहाँ रॉक्स का ये जो है ना, प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है कि लावा जब इनसाइड द अर्थ ठंडा होता है, पृथ्वी के नीचे ठंडा होकर जिन चट्टानों का निर्माण करेगा उन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स। क्या ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, एंडेसाइट है, ट्रेसाइट। तो जो ग्रेनाइट है याद रखना, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायोराइट है ना, ग्रेनाइट, गैब्रो, आंसर ये है ना, डायोराइट, ये सब इसी के एग्जाम्पल है, ओके। और ये जो तीनों एग्जाम्पल लेके ना, ये वैल्कोनिक है ना, वैल्कोनिक। तो भाई इन्हीं वैल्कोनिक चट्टान जो है ना, डक्कन ट्रैप का रीजन जो है ना, डक्कन का पठार है, डक्कन ट्रैप रीजन जो है वहाँ का जो है वैल्कोनिक रॉक, बेसाल्ट से ही काली सोइल का ना, इस रीजन की जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो इसी से हुआ है, याद रखना। वैल्कोनिक रॉक से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। कौन सी, डक्कन ट्रैप के अंदर डक्कन के पठार में जो काली मिट्टी है उसका निर्माण किससे हुआ है, वैल्कोनिक चट्टान बेसाल्ट के वेदरिंग से इसका निर्माण हुआ है। अगला एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, ऑल ऑफ दी। तो आंसर सभी के सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन किससे होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है आइदर इग्नियस रॉक से या फिर सेडिमेंट्री रॉक से, बाई इंटेंस हीट एंड प्रेशर, ठीक है। बहुत अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और इग्नियस रॉक्स होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्या नीस है, मार्बल है, सिस्ट है, बिल्कुल ये सभी की सभी है ना मेटामॉर्फिक चट्टान होती है। जैसे नीस का निर्माण होता है ग्रेनाइट से, है ना, इसका निर्माण नीस का किससे होता है, ग्रेनाइट से होता है। मार्बल का आपको मालूम है किससे होता है, लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन जो है मार्बल बनाता है। सिस्ट जो है बेसाल्ट से बनता है। तो आप याद रखें, हाँ ये भी याद रखना जरूरी है आपको कि कौन सी चट्टान जो है किससे बनती है। जैसे मार्बल का निर्माण लाइमस्टोन से होता है, नीस का ग्रेनाइट से होता है, सिस्ट का बेसाल्ट से होता है, इस प्रकार के। विच अर्थ क्रस्ट मिनरल इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सैंडी फ्रिक्शन। बताओ सैंडी सोइल का इनमें से मुख्य अवयव कौन सा होता है, कौन सा खनिज तत्व मृदा के रेतीली भाग का एक मुख्य अवयव है। क्या क्वार्ट्ज है, क्या फेल्सपार है, क्या माइका है, या मस्कोबाइट है, कौन सा है। तो याद रखें कौन सा है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है याद रखें क्या होता है क्वार्ट्ज, तो ये सैंडी फ्रिक्शन मतलब क्वार्ट्ज SiO2 सिलिका जो होती है इसके टूटने से बेदरिंग होने से आपको क्या मिलेगा, तो आंसर है क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सैंडी फ्रिक्शन आपको मिलेगा। जबकि फेल्सपार से याद रखना आपको क्ले मिलता है। फेल्सपार के हाइड्रोलाइसिस से हमको क्या मिलता है, क्ले मिलता है। विच एलिमेंट इज कंसिडर टू बी एनर्जी करेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द प्लांट। भाई ATP का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई ATP में एनर्जी होती है। ATP तो क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी ATP में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो ATP के अंदर कौन सा होता है, फॉस्फोरस। भाई एनर्जी करेंसी किसे बोलेंगे, तो आंसर है फॉस्फोरस को बोलेंगे। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सभी के सभी जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ये हमारा सोइल साइंस का पहला पार्ट है, जिसमें हमने बेसिक रॉक्स है, सोइल फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग की चीज़ें ली है। अगली क्लास के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन लेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है सारे सोइल साइंस के इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है। ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड सेशन है यूट्यूब के अंदर 500 क्वेश्चन, तो आप इसको देखना ना भूलें। जितने भी सेशन आएंगे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ब्रीडिंग, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं दोस्तों, इन नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बुक्स अगर लेना आपको छत्तीसगढ़ आरईओ के लिए, ठीक है, आपको बुक्स भी ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम, मैंने आपको बता दी कि टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी और MCQ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ये कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्सेज़ ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, छत्तीसगढ़ आरईओ का कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसमें हर चीज़ आपको मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने परचेस कर रहे हैं अभी भी, है ना। पहले ही बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, अभी भी लगातार बच्चे परचेस कर रहे हैं। एक शानदार कंटेंट, अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर आपको 10,000 प्लस MCQ मिलेंगे। हाँ, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर खास बात क्या है कि 5 अक्टूबर से इसमें हम, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेना स्टार्ट करेंगे। पहले के टेस्ट लें वो तो हैं, इसके अलावा अब हमको आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। ये टेस्ट होगा, इस तारीख को ये टेस्ट होगा, इस तारीख को ये टेस्ट होगा, इस तारीख को आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करें। अगर आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आप कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।